हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है। तो आपको जैसे अभी देखने को मिल रहा होगा कि एक एक गैप के साथ यहाँ पे पीवाईक्यूज की वीडियो आ रही है, तो उस बीच में जो आपके गैप्स हैं वहाँ पे हम लोग सीडीएस के जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पोर्शन, उनको हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। तो साइंस की एनसीईआरटी में हमने ऑलरेडी क्लास 9 कवर कर लिया है। क्लास 10th में हमने यहाँ पे फिजिक्स पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो आपका 5th चैप्टर है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब उसको पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 10th में जितने चैप्टर्स थे वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका बायो बचेगा। बायो में आपके 4 चैप्टर्स हैं, तो वो भी हम यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, एकदम मार्क्ड करी हुई पीडीएफ है, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हो यहाँ पे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री में क्लास 10th की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 5 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब हम यहाँ पे लास्ट चैप्टर अपना यहाँ पे क्लास 10th का करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली ना यहाँ पे पीरियोडिक जो आपका टेबल है वो कैसे फॉर्म हुआ है, वो सब के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ना यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे जो फैक्ट्स बेस्ड चीजें हैं ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आपको सबसे पहला पैराग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हमें यहाँ पे ये चीज लिखनी है, ठीक है। इसको नोट करके रख लो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, जहां आपसे पूछा था कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कितने हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है। आप जब यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, वहां पे जब हम केमिस्ट्री अभी हम करेंगे, तो वहां पे आप देखोगे, ठीक है, कि आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए आपको ना यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बेसिक क्योंकि नॉलेज यहाँ पे कैरी करती है, और आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और एक आपका एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यहाँ पे सीडीएस 2024 में, तो वो भी आपका ना इसी में ही इस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे आएगा मैं आपको समझा भी दूंगा वो, ठीक है। तो वो चीज भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटीज में एक्टिविटीज के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे याद रख लेना। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 118 एलिमेंट्स आपके नोन थे उस टाइम तक, अभी तक जैसे बेसिकली अभी बोल रहा है ना, एट प्रेजेंट बोल रहा है, तो अभी 118 एलिमेंट नोन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। और फिर यहाँ पे 94 एलिमेंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी में जैसा दिया है कि अकरिंग है ये, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है। तो इसका यहाँ पे जरूर नोट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो अब हम देखते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, वहां पे आपका क्लासिफिकेशन हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपका यहाँ पे हुआ था, जहाँ मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स वगैरह, और उनके बारे में हमने यहाँ पे सब कुछ पढ़ा था। तो अब उन्हीं को ही ना अरेंज करा जाता है आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में। पर डायरेक्ट हमें पीरियोडिक टेबल नहीं मिला था। जो आपके साइंटिस्ट है, उनको डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल नहीं मिला था। उन्होंने धीरे धीरे अपना यहाँ पे हर एक साइंटिस्ट ने अपना यहाँ पे आप बोल सकते हो योगदान दिया था, कॉन्ट्रीब्यूट किया था यहाँ पे उस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल को लाने के लिए, ठीक है, जो अभी हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं। तो वही सब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपके यहाँ पे शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में मार्क भी दिख रहा होगा कि सबसे पहला वैसे जो आपका अटेम्प्ट किया गया था यहाँ पे क्लासिफाई करने का एलिमेंट्स को, तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या गया था ग्रुप करके, ठीक है। उन्होंने ग्रुप कैसे किया था, मेटल्स को अलग कर दिया, नॉन मेटल्स को अलग कर दिया। पर ये अब हम ऐसे पढ़ते नहीं है ना, हम तो यहाँ पे बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये आपके मेटल्स हैं, ये आपके नॉन मेटल्स हैं। और ये आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले आपके मेटल्स हो जाते हैं, बीच में आपकी एक जिगजैग लाइन जाती है, वो आपके मेटेलॉइड्स होते हैं, और उसके राइट साइड वाले आपके यहाँ पे नॉन मेटल्स हो जाते हैं, लास्ट में आपकी नोबल गैस रहती है ना। तो ये सब हमने यहाँ पे जब आप पीरियोडिक टेबल्स के थ्रू पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा ईजी रह जाता है। पर उस टाइम पे उन्होंने सिंपल क्या किया, सबसे पहली चीज कि मेटल्स को अलग रख दिया और नॉन मेटल्स को अलग रख दिया। और उस टाइम तक जब तक यहाँ पे ये मेटल्स नॉन मेटल की बात हो रही है, तब तक आपकी नोबल गैसेस भी यहाँ पे आपकी डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इतना उनको यहाँ पे आइडिया नहीं था उस टाइम भी, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहला हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं डोबिनियर। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कौन, जॉन डॉबिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जॉन डॉबिनियर ने यहाँ पे 1817, जैसे आपको डेट दे रखी है वैसे ईयर दे रखा है, मतलब तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसा होती नहीं है, पर याद रख सकते हो तो याद रख लेना कि आपके यहाँ पे जो जॉन डॉबिनियर है ना, इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि इन्होंने ना तीन तीन एलिमेंट का ना ग्रुप बनाया था। अब उस ग्रुप को इन्होंने नाम दिया था ट्राइड्स, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे हेडिंग भी देखने को मिल रही है यहाँ पे डोबिनियर ट्राइड्स। तो यहाँ पे याद रखना कि इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि इन्होंने ना तीन ग्रुप बनाए थे, तीन तीन एलिमेंट्स के, ठीक है। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका ट्राइड में आता था लिथियम, फिर आपका आता था यहाँ पे सोडियम, और लास्ट में आपका इस वाले में आता था पोटेशियम, ठीक है। फिर आपका एक और था यहाँ पे दूसरा ट्राइड, जिसमें आपका कैल्शियम आता है। कैल्शियम के बाद आपका यहाँ पे स्ट्रोंशियम आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे बेरियम आता है, ठीक है।
और लास्ट वाले में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 3 ट्रायड्स थे जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी, ठीक है? तो ये 3 ट्रायड्स थे जो जो इन्होंने यहाँ पे दिए थे, और ये 3 आप बोल सकते हो एक तरीके का ग्रुप ही है। और इन्होंने ना ये जो यहाँ पे अरेंज कर रखा है ना, इन्होंने अरेंज किया विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है? तो एटॉमिक मास जो है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो फंक्शनल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसको माना गया है, ठीक है? शुरू-शुरू में। पर अभी जैसे हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, अभी वाले में हम एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो फंक्शनल प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। पर प्रेजेंट की अगर हम बात हटा दें, जो भी हमें प्रेजेंट में पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है मूसले वाला, तो उसको हम हटा देते हैं अगर, तो उससे पहले जितने भी आपके यहाँ पे इन्वेंशंस या फिर बोलो डिस्कवरी बोल सकते हो एक तरीके से, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, सब के सब में आपकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो आपका एटॉमिक मास देखने को मिला था, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना, हर एक में आपको एटॉमिक मास का यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। अब इन्होंने भी बेसिकली क्या किया, 3 इन्होंने यहाँ पे ग्रुप बनाए 3-3 एलिमेंट्स के, जिनको इन्होंने नाम दिया यहाँ पे ट्राइड्स, जो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, ठीक है? सब चीज़ आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, मार्क करी हुई है। और इन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर यहाँ पे जैसे ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे जैसे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने पहला वाला ट्राइड्स लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है? अब लिथियम का जो आपका एटॉमिक मास था वो यहाँ पे था 7, ठीक है? 7। उसका आपका सोडियम का था 23 और आपका पोटेशियम का था यहाँ पे 39। तो इन्होंने देखो क्या देखा कि आप ना जब पहले वाले एलिमेंट और आपका जो तीसरा वाला एलिमेंट है, उन दोनों के एटॉमिक मास को जब आप सेम कर देते हो ना, मतलब यहाँ पे आप ऐड कर देते हो एक तरीके से, तो ऐड करने के बाद जो आपका ये बीच वाला जो आपका नंबर आ रहा है ना 23, ये बेसिकली उन दोनों का सम करके एवरेज है, ठीक है? कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि 7 प्लस 39 आपने किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर मिलता है बीच वाले एलिमेंट का। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई। इन्होंने देखो क्या किया, सबसे पहली बात वापस से बता दे रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे 3-3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप्स बनाए, जिनको इन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। इन्होंने उसके प्रॉपर्टी में क्या देखा, बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि जो पहला एलिमेंट है ऊपर, ठीक है? पहली बात तो एटॉमिक मास की बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने अरेंज कर रखा है। तो यहाँ पे ऊपर वाले का कम एटॉमिक मास है, फिर धीरे-धीरे बढ़ाया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे जो सबसे पहला आपका एलिमेंट है और जो आपका तीसरा एलिमेंट है उस ट्रायड का, उनके जो एटॉमिक मास है, जब आपने उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, मतलब आपने जब एवरेज निकाला, तो वो आपका जो एवरेज निकल के आया वो आपका इक्वल आया दूसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के। जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे 7 प्लस 39 करोगे तो 46 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो सोडियम का आपका 23 होता है, तो 23 आ जाएगा। ठीक है? इसी सेम तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लो आप कैल्शियम का देखो, ठीक है? कैल्शियम आपका 40 होता है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे बेरियम का, तो बेरियम आपका होता है यहाँ पे 137। ठीक है? तो ऐसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना। पर जितनी चीज़ आपको यहाँ पे बुक में दे रखी है वो आपको पता होना चाहिए। स्कॉर्शियम का आपका 88 होता है। अब आप इन दोनों को जब आप यहाँ पे ऐड करके डिवाइड करोगे, तो आपका राउंड ऑफ करोगे, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है कि आपके ट्राइड्स वगैरह क्या होते हैं, किसने यहाँ पे ढूँढा था। तो ये सब के ऊपर ना आपको क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है? अब इसके अलावा फिर अगर हम आगे बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड, तो देखो इसमें हमने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहली चीज़ जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहला आपके यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे जॉन डॉबिनियर थे, ठीक है? जिन्होंने यहाँ पे इसकी खोज करी है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट आप बोल सकते हो या फिर केमिस्ट बोल सकते हो, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं न्यूलैंड, ठीक है? तो वो भी हम आगे देख लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और बीच वाले मिडल एलिमेंट का जो आपका एटॉमिक जो आपका मास है, वो बेसिकली यहाँ पे एवरेज है यहाँ पे बाकी दोनों का, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ऊपर बताया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, तो आपका मिडल एलिमेंट का एवरेज, मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? और यहाँ पे आपको ये टेबल दे रखा है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे देखो राउंड ऑफ करके मैंने जैसे बताया था एटॉमिक मास आपका 40 कैल्शियम का, अब इन्होंने एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ले रखी है, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे जरूर देख लेना। ठीक? फिर हम यहाँ पे चलो आगे चल लेते हैं, तो आगे देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके जो दूसरे थे वो थे आपके यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो दूसरे थे इनका नाम था यहाँ पे न्यूलैंड, ठीक है? तो न्यूलैंड ने ना यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दे रखा था। अब इसका यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले ये इंसान है जिन्होंने ना ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट दिया। अभी तक हम लोग यहाँ पे जैसे डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि ऑक्टेव्स क्या होते हैं, ठीक है? ऑक्टेट वगैरह क्या होते हैं, वो आपका अलग है। तो वो आपको यहाँ पे बताया गया था यहाँ पे न्यूलैंड के द्वारा। तो बेसिकली देखो इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने ना पहले तो इन्होंने सबसे पहले डॉबनियर ने क्या किया कि 3-3 एलिमेंट का ही बस ग्रुप बनाया था। उन्होंने उससे ज़्यादा की यहाँ पे एज़ सच आप बोलोगे तो ट्राई एज़ सच नहीं हुआ, ठीक है? पर यहाँ पे न्यूलैंड ने क्या किया कि इन्होंने ना ज़्यादा एलिमेंट्स को
एक तरीके से आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी के बेसिस पे यहाँ पे साथ लाने की कोशिश करी, ठीक है? तो इन्होंने उसमें क्या देखा था कि सबसे पहली बात तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका एटॉमिक मास है ये भी, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट वाले को छोड़ दो, तो उससे पहले जितनी भी आपके डिस्कवरीज हुई हैं, जितना भी उन्होंने ट्राई किया है, सब कुछ में फंडामेंटल जो यूनिट है वो आपकी एटॉमिक मास की है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? यहाँ पे एटॉमिक मास है और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में यहाँ पे रखा है, इन्होंने अरेंज किया है, ठीक है? अब इन्होंने देखा यहाँ पे कि सबसे पहला एलिमेंट आपका जो सबसे छोटा है वो आपका था यहाँ पे हाइड्रोजन, और जो सबसे बड़ा था वो था आपका 56th पे, वो था आपका यहाँ पे थोरियम, ठीक है? तो यहाँ पे हाईएस्ट और आपका लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट और आपका लास्ट वाला जो एलिमेंट है उनको प्लीज यहाँ पे याद रख लेना, हाइड्रोजन है और आपका थोरियम है, ठीक है? यहाँ पे एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर देखो इन्होंने क्या देखा कि हर एर्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी यहाँ पे सिमिलर इनके पास इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आने लग गई थी। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये देखा कि हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे पिछले एलिमेंट से यहाँ पे सिमिलर हो गई। जैसे मान लो यहाँ पे कि एक एलिमेंट है, ठीक है? इसके बाद जो आपका आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी एक से सिमिलर रहेगी, ठीक है? तो आप आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है? तो इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे नाम दिया था यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों ही नाम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे याद रख लेना। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे जैसे दिख जाएगा यहाँ पे कि जैसे लिथियम है और आपका यहाँ पे सोडियम है, ठीक है? तो ये दोनों ही ना आपके एक ही जगह पे आते हैं, जगह मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है? तो क्योंकि अब आपके यहाँ पे ये एक ही ग्रुप में आते हैं ना, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सिमिलर है, ठीक? तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके ना एक ही ग्रुप में आते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी भी होगी वो आपकी यहाँ पे सिमिलर रहेगी। और आपका यहाँ पे सोडियम जो है वो एर्थ एलिमेंट है लिथियम से भी, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए आपको ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम, जैसे आपका है यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो। अब जैसे आपको यहाँ पे एक दे रखा है एग्जांपल के तौर पे कि न्यूलैंड्स का ऑक्टेव क्या था, ठीक है? तो अगर आप इनमें देखोगे यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सोडियम, आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है? तो ये सब आपके एक ही में है, एक ही ग्रुप में है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब की यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी है। वही सेम आप देखो यहाँ पे बेरिलियम, आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, ये सब क्या आपके यहाँ पे एक ही ग्रुप में है, तो इन सब की भी प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे सिमिलर रहेगी। फिर आपने यहाँ पे एक चीज और मेंशन आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे इन्होंने ना एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट्स भी यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, ठीक? तो ये सब यहाँ पे जरूर आप देख सकते हो, ठीक है? फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव है ना, ये ज्यादातर आप देखोगे तो 40 एलिमेंट तक ही यहाँ पे चलता है। मतलब यहाँ पे 40 एलिमेंट नहीं, मतलब 40 का जो आपका मास नंबर है, और वो किसका है? वो आपका कैल्शियम का है। तो मतलब यहाँ पे कैल्शियम तक ही आपका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, ये आपका ज्यादातर काम करता है, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, 40 के बाद जो है ये आपका काम करता नहीं है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज यहाँ पे याद रख लेना कि कैल्शियम का आपका जो अटोमिक मास है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ना आपका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो आपका यहाँ पे 40 एटॉमिक मास तक काम करता है, उसके बाद वालों के लिए काम नहीं करता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक ये आपका ये जो इन्होंने यहाँ पे ये एक तरीके से आप बोलो कि सबसे पहले ट्राई किया यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाने का, तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया इनके टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, पर इन्होंने यहाँ पे कोई जगह नहीं छोड़ी थी आने वाले आपके यहाँ पे जो दूसरे एलिमेंट्स आगे जाके जो डिस्कवर हो सकते हैं, तो उनके लिए ऐसी कोई भी यहाँ पे स्पेसेस नहीं छोड़ी थी। तो ये भी एक इनका यहाँ पे ड्रॉबैक था, ठीक है? तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये दोनों आपके ड्रॉबैक्स है। पहला आपका जो आपका एटॉमिक मास 40 तक ही काम करता है, जो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो। और दूसरा आपका ड्रॉबैक है कि इनके टाइम पे क्योंकि सिर्फ 56 एलिमेंट नोन थे, तो इन्होंने सिर्फ उन 56 के ऊपर काम किया, पर बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं छोड़े थे। तो ये आपका एक सबसे बड़ा आपका यहाँ पे ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है, ठीक है? फिर तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे कि इन्होंने ना कुछ-कुछ जगहों पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल रखा है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बोला था, तो ये भी आपका ना एक ड्रॉबैक है। और यहाँ पे आप देख भी पाओगे कि बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। इसका मतलब ये है कहने का कि कुछ तो एलिमेंट ऐसे थे कि उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिए, एक साथ एक ही लाइन में, तो वो काम करते थे क्योंकि उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? पर आपके यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे भी इन्होंने एक साथ रखे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम अलग हैं, पर वो तब भी इन्होंने साथ में रखे। अब जैसे कोबाल्ट और निक्कल जो है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आयरन के साथ मैच करती है, पर आयरन आपका यहाँ पे एकदम कोबाल्ट निक्कल से दूर है, ठीक है? अब आयरन आपका यहाँ पे है और कोबाल्ट निक्कल आपके यहाँ पे है। अब देखो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है और आयरन के साथ इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, पर आयरन को इन्होंने यहाँ पे अलग रखा है और इन दोनों को इन्होंने अलग रखा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बेसिकली बताई जा रही है कि ये एक आपका यहाँ पे ड्रॉबैक था कि इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स को सही से अरेंज नहीं किया था। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ठीक है?
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिली, फिर आपको देखने को मिला कि इन्होंने कोई भी स्पेसेस नहीं छोड़ी थी आपकी, जैसे आपको बोला बीच में भी नहीं छोड़ी, और आपकी नोबल गैसेस क्योंकि उस टाइम तक नोन नहीं थी, तो उनके लिए भी यहाँ पे ऐसा कोई जगह थी नहीं। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना। और दूसरा कि आपका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये आपका नोबल गैसेस के ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूर याद रख लेना। बाकी आपका कि ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम करता है, ऑब्वियस सी बात है, जब आपको हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि एटॉमिक नंबर 40 तक ही आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव काम करता है। उसके ज़्यादा के ऊपर आप जाओगे, 41, 42 ऐसे आप ऊपर जाओगे, तो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव काम नहीं करता एटॉमिक मास में। तो ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक मास बेसिकली आपको वही बताता है कि आपका कितना ज़्यादा वो यहाँ पे डेंसर है, या फिर बोलो आप लाइटर है, हेवियर है। तो आपको इसलिए आपको अलग टर्म्स में यहाँ पे बस लिखा गया है कि जो आपका न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव है, वो आपके छोटे आप बोल सकते हो, या फिर बोलो लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम करता है। जो आपके बहुत ज़्यादा भारी एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए काम नहीं करता है। ठीक है? तो वो आपको एटॉमिक मास से भी पता चल रहा था। ठीक है? तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे इसको कन्फ्यूज़ मत करना, सेम ही चीज़ है, बस अलग डेफिनिशन में लिखा हुआ है। ठीक है? फिर हम आगे चल लेते हैं, तो देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे मेंडलीव्स। अब मेंडलीव जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे साइंटिस्ट रहे थे, या फिर आप बोल सकते हो, क्योंकि इन्होंने ना एक तरीके से आप देखो कि सबसे पहला जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो हमें सबसे पहला देखने को मिला था, वो आपका मेंडलीव के टाइम पीरियड पे ही देखने को मिला है। क्योंकि जो आपका ऊपर जो हमने जैसे डिस्कस किया न्यूलैंड वाला, तो उसको हम कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ एज सच उनको अरेंज करने में उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो, यहाँ पे ना तो उन्होंने कुछ मेंशन करा था कि किस तरीके से मेंशन आप यहाँ पे अरेंज कर रहे हो। बस उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पे एटॉमिक मास के बेसिस पे हम अरेंज कर दे रहे हैं अपने यहाँ पे एलिमेंट्स को, ठीक है? पर वो कैसे अरेंज हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे नहीं पता। बस उन्होंने ये देखा कि आपका हर एक फर्स्ट का 8th प्रॉपर्टी जो आपका 8th एलिमेंट है, उसके साथ आपका यहाँ पे सिमिलर थी प्रॉपर्टीज, तो उन्होंने उस तरीके से बस ग्रुप कर दिया। ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। पर मेंडलीव को यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे पहले आपके यहाँ पे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की यहाँ पे शुरुआत करी थी, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपके मेंडलीव है, तो इनके टाइम पीरियड पे आपको टोटल 63 एलिमेंट्स जो थे वो यहाँ पे नोन थे। 63 में से आप देखोगे ना, इनको जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ पे इनको अरेंज करा है, तो इन्होंने बीच-बीच में जगह भी छोड़ रखी है, जो इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, इन्होंने जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया है, तो इन्होंने क्या किया है कि 7 आपके यहाँ पे पीरियड्स बनाए हैं। ठीक है? पीरियड्स बेसिकली आपके यहाँ पीरियोडिक टेबल में जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, ठीक है? रोज़ आपकी बेसिकली हॉरिजॉन्टली होती है ना, तो आपकी रोज़ जो है उनको पीरियड्स बोला गया है। और आपके यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है? ग्रुप्स बेसिकली आपके होते हैं यहाँ पे कॉलम्स, तो कॉलम्स को यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में, और जो हम प्रेजेंट में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे कॉलम्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और रोज़ को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है? तो पीरियड्स आपके 7 हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, और जो ग्रुप्स हैं, ये आपके यहाँ पे टोटल 8 हैं, ठीक है? मेंडलीव की हम बात करें, मोस्ले वाले में मत चले जाना, जो अभी हमारा प्रेजेंट का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है? तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो 18 हो जाते हैं। पीरियड्स आपके वहाँ पे भी 7 ही हैं, बट नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है? तो क्योंकि आपके यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपके बढ़ गए, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आपके यहाँ पे अलग आ जाएँगे, क्योंकि उन सब की प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ पे अलग-अलग देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे, एटॉमिक मास बोल लो या एटॉमिक वेट बोल लो, इनका वापस से वही फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, जिसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने अरेंज किया था यहाँ पे आपके एलिमेंट्स को। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपको यहाँ पे दे भी रखा है कि एटॉमिक मास के थ्रू यहाँ पे उनको अरेंज कर रखा था। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये थी। 63 एलिमेंट्स नोन थे, 7 आपके पीरियड्स थे इस पर्टिकुलर आपके पीरियोडिक टेबल में, और 8 आपके ग्रुप्स थे। ठीक है? तो 7 कॉलम आपके 7 रोज थी, और 8 कॉलम थे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ दे रखी है, इसको आप ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू भी कर सकते हो, जो आपको मैंने ऊपर बता दिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन्होंने ना आपके यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया, मतलब एज़ अ सिर्फ फंडामेंटल काम नहीं किया। इन्होंने साथ ही साथ एटॉमिक मास को एज़ अ फंडामेंटल यूनिट तो लिया, पर इन्होंने साथ ही साथ ये भी देखा, जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि आपके ना जो कंपाउंड्स हैं, जो आपके यहाँ पे एलिमेंट्स बेसिकली यहाँ पे जो आपके कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, जब भी वो यहाँ पे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, तो उनके बेसिस पे यहाँ पे इसको अरेंज किया गया। ठीक है? वो आप देखोगे यहाँ पे कि आपके हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बना रहे थे, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बना रहे थे। अब जैसे हमने यहाँ पे पिछले आपके चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा ना, तो आपको आइडिया होगा, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स आते हैं, और आपके राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स आते हैं। तो इससे आपको मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बताने में ईज़ी रहेगा कि लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, और टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है? अगर आप देखोगे। फिर दूसरा आपका यहाँ पे जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि फॉर्मूले आपके यहाँ पे जो है हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के,
जो भी आपका एलिमेंट बना रहा है, उसको एक तरीके से एक दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी ली एटॉमिक वेट के साथ, उनको अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को, या फिर आप बोलो क्लासिफाई करने के लिए, ठीक? तो ये पॉइंट भी याद रखना। दूसरा यहाँ पे इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसमें इन्होंने बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब यहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी बेसिकली आपके यहाँ पे एलिमेंट्स की, तो वो यहाँ पे एक फंक्शन रहेंगी उनके एटॉमिक मास की, ठीक है? बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और मूसले वाले में बस ये एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर बन जाएगा, ठीक है? तो बस यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। फिर वर्टिकल कॉलम जैसे आपको बोला ग्रुप्स होते हैं आपके, हॉरिजॉन्टल रोज आपकी पीरियड्स होती हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका है पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ ने बनाया, ठीक है? अब इनके वाले में आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि पहले तो आप ये देखो, जो अभी तक हमने पढ़ा, पीरियड्स आपके कितने हैं यहाँ पे आपको टोटल दिख जाएंगे यहाँ पे। तो 7 पीरियड्स थे, ठीक है? तो यहाँ पे ये याद रखना कि 7 पीरियड्स थे, यहाँ पे इन्होंने 6 दिखा रखे हैं, ठीक है? और बाकी आपके यहाँ पे जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे 8, ठीक है? तो 8 आपके यहाँ पे ग्रुप्स हो गए, ठीक है? तो ये पॉइंट सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेसिस पे भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे इनका यूज किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा था कि कितने आपके यहाँ पे पीरियड्स थे आपके यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए मेंडलीफ वाले में, तो आपके यहाँ पे टोटल पीरियड थे आपके यहाँ पे 7, ठीक है? और आपके यहाँ पे ग्रुप्स थे यहाँ पे 8, ठीक है? इन्होंने दिखाए भले यहाँ पे 6 है, पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके टोटल 7 थे, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे प्लीज इनका यहाँ पे ध्यान रखना, ये बिल्कुल आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। फिर बाकी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमने यहाँ पे एटॉमिक वेट की जगह पे, मतलब एटॉमिक वेट के साथ साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे इन्होंने एक आप बोल सकते हो यहाँ पे एक फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे मान के रखा, ताकि हम यहाँ पे क्लासिफाई कर पाए आपके यहाँ पे एलिमेंट्स को। तो इन्होंने क्या लिए थे यहाँ पे, इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया था, और हर एक यहाँ पे जो ऑक्साइड और हाइड्राइड ये फॉर्म कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एलिमेंट्स को यहाँ पे पीरियड आप बोल लो या फिर आप ग्रुप बोल लो, उसमें यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया, ठीक? अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम चलो यहाँ पे लेके देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे सी से कार्बन दिख रहा है, तो ये कार्बन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कार्बन में हमें दिख रहा है यहाँ पे ये ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये आपका ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2 फॉर्मूले से। तो ये आप देखोगे ना, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एक तरीके से कि फॉर्मूले आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है? यहाँ पे फिर आपको पता है हाइड्राइड आपका बनाता है, जो आपको हमने यहाँ पे मीथेन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो CH4 उसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो वही आप यहाँ पे करोगे। R जो है ना यहाँ पे ये बेसिकली एलिमेंट है ये, ठीक है? जो आपका यहाँ पे R है, ये आपका यहाँ पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर ग्रुप के। अब जैसे यहाँ पे R आपको दे रखा है, तो R की जगह पे C आ सकता है, SI आ सकता है, TI आ सकता है, इस वाले R की जगह, ठीक है? इधर वाले में आओगे, तो इस वाले R की जगह आपको इस वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, ठीक है? नाइट्रोजन आपका यहाँ पे, फॉस्फोरस, ये सब आपके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को देखना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये ज़रूर आप यहाँ पे देख सकते हो, और एक चीज़ और भी नोटिस कर रहे होगे कि इन्होंने यहाँ पे जगह भी छोड़ रखी है, ठीक है? एलिमेंट्स के लिए, तो ये पॉइंट याद रखना। पर अब हम इनका यहाँ पे थोड़ा ड्रॉबैक्स देखते हैं, ठीक है? ड्रॉबैक की अगर हम यहाँ पे बात करें, अच्छा ड्रॉबैक से पहले अचीवमेंट्स के बारे में दे रखा है, तो पहले अचीवमेंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी क्या, कि इन्होंने ना यहाँ पे क्या करा है कि इन्होंने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका एटॉमिक मास जो था ना वो यहाँ पे कम था, ठीक है? पिछले वाले जैसे आपका यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास ऐसे हैं, मतलब कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास आपका ज़्यादा था, उनको ना कम वाले से पहले रख दिया। अब जैसे इन्होंने बोला ये था कि एटॉमिक मास के बेसिस पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। पर हम अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ एलिमेंट्स जिनका ना एटॉमिक मास जो है वो आपका ज़्यादा है, वो तब भी आपके उससे पहले यहाँ पे रखे जा रहे हैं। अब जैसे आप देखो कोबाल्ट और निकल में अगर आप देखो, तो निकल का 7 आपका 58.71 है, और कोबाल्ट का आपका 58.93। अब होना ये कोबाल्ट को पीछे चाहिए था, है ना? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पर इन्होंने यहाँ पे कोबाल्ट को पहले रखा है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा ये, ठीक है? क्रोमियम के साथ। तो यहाँ पे वी और Cr को आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो वी का है वो आपका 50.94 है, और क्रोमियम का आपका 50.20 है, तब भी आपका यहाँ पे जो वी है उसको यहाँ पे पहले रखा गया है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है? और वी मतलब आपका बेसिकली यहाँ पे वेनेडियम की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये आपका है यहाँ पे वेनेडियम, ठीक है? तो वेनेडियम और आपका यहाँ पे Cr, ठीक है? तो यहाँ पे इन दोनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। तो इनका यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे देखो क्या देखने को मिली थी, कि आपका जो एटॉमिक मास है, उसमें जो जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उनको भी आपके कुछ ही जगह पे है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे है। कुछ जगह पे उनको यहाँ पे पहले रखा गया है, दूसरे वाले से जिनका एटॉमिक मास कम है, ठीक है? तो आपका वेलेडियम है, और Cr मतलब आपका क्रोमियम होता है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ इनको यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है? ये आपका क्रोमियम और ये आपका वेलेडियम, ठीक है? वेनेडियम।
तो ये आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, वही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर रखी है। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन्होंने कुछ गैप्स छोड़ रखे थे, जैसा अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक, फिर तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो गैप छोड़े हैं, वहाँ पे ना आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने एक संस्कृत न्यूमेरल एक्का का यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है? अब जैसे आप देखोगे कि ऐसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जैसे आपका स्कैंडियम है, गैलियम है, आपका जर्मेनियम है, तो ये उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे उनके टाइम पीरियड पे। तो जब यहाँ पे उन्होंने टाइम आपके पीरियोडिक टेबल उन्होंने बना दिया, उसके बाद ये जब आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे डिस्कवर हुए, तो इसका यहाँ पे जो नाम था ना, इनकी जगह पे जो नाम ये उन्होंने रखा था, वो रखा था एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमीनियम और एक्का सिलिकॉन। मतलब जो आपके एल्यूमीनियम वाला ग्रुप है, उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसका यहाँ पे एक्का एल्यूमीनियम रख दिया नाम। जब वो डिस्कवर हो गए, तो यहाँ पे एक्का एल्यूमीनियम की जगह फिर उन्होंने यहाँ पे गैलियम नाम रख दिया। मतलब जो आपका एलिमेंट का नाम है, वो रख दिया। ठीक है? तो एक तरीके से आप देखो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्यूचर तक उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना कि उन्होंने उस टाइम पे जो आपके एलिमेंट्स नोन नहीं थे, उनके लिए जगह छोड़ी थी और उनके ग्रुप की में आपको यहाँ पे एक्का जो आपका संस्कृत का वर्ड है, ठीक है? तो उनका यहाँ पे यूज़ किया था कि एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमीनियम वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है? अब जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा एक्का एल्यूमीनियम, तो इसके नीचे ही आपको दिख रहा है ना यहाँ पे स्कैंडियम, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, गैलियम वगैरह ये सब। तो यहाँ पे एक्का के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे रखा गया था। जैसे ये डिस्कवर हुए, तो वो एक्का एल्यूमीनियम की जगह आपका यहाँ पे नाम बदल दिया। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको यहाँ पे देखो लिखा भी है कि गैलियम व्हिच वाज़ डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एक्का एल्यूमीनियम। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपको टेबल के तौर पे भी आपको समझा रखा है, एक का एल्यूमीनियम का आपका एटॉमिक मास वगैरह ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है, ऑक्साइड क्या बनाएगा यहाँ पे फॉर्मूले के साथ, और आपका ये क्लोराइड क्या बनाएगा। ठीक है? तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे गैलियम में भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के रखा था। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे आप बोल सकते हो ये आपके ओरिजिनेटर है पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट के, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख लेना। दूसरा, इनके टाइम पीरियड पे ना नोबल गैसेस भी इतनी ज़्यादा कुछ यहाँ पे इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता था, पर वो डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है? हमें थोड़ा बहुत आइडिया था, पर वो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बना दिया, उसके बहुत टाइम बाद जाके आपके यहाँ पे नोबल गैस आपके डिस्कवर हुई है। ठीक है? तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे मेंडली पीरियोडिक टेबल का आपका यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है कि इन्होंने ना जो आपकी गैसेस जो आपकी डिस्कवर हुई हैं, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप यहाँ पे बन सके, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल इन्होंने अपना यहाँ पे बनाया था। ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे ये ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाते जिसमें जो आपकी गैसेस है वो बीच-बीच में आती, तो वो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को आपको चेंज करना पड़ता। तो इन्होंने ऐसा पीरियोडिक टेबल आप बोल सकते हो बनाया था, जिसमें जितनी भी आपकी नोबल गैस आ रही है ना, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बन गया, और इसकी वजह से जो आपके पिछले जितने भी आपके मेंशन्ड एलिमेंट्स थे ना, उनको बिल्कुल भी यहाँ पे इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया या फिर इनको हटाया नहीं, रिप्लेस नहीं किया। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर आपका यहाँ पे सेम रहा था। बस जब जैसे ही आपकी न्यूक्लियर बोल रहा हूँ, आपका जो आपका नोबल गैस है, जैसे वो यहाँ पे डिस्कवर होती रही, तो वो आपकी एक सेपरेट ग्रुप्स में ऐड होती रही। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके का इन्होंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये एक इनका बहुत बड़ा एडवांटेज था। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे लिमिटेशंस के बारे में। तो देखो, लिमिटेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हाइड्रोजन। ठीक है? तो हाइड्रोजन का हमें यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे अच्छे से इन्होंने मेंशन नहीं किया था कि वो कौन-सी जगह पे रहेगा। जो उन्होंने पोज़ीशन दिया था फर्स्ट ग्रुप में, तो वो अगर आप देखोगे, तो वो एक तरीके से आप देखो तो वो सही भी है और गलत भी है, ठीक है? क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है ना, वो एक तरीके से आपका एल्कली मेटल के तरह ही वो रिएक्ट भी करता है, पर साथ ही साथ जो आपका ग्रुप 17 जो हम प्रेज़ेंट टाइम में अभी हम पढ़ते हैं, हैलोजेन्स वाला, पर वो हैलोजेन्स के जैसा भी रिएक्ट करता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे वो हैलोजेन्स के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप या तो उसको फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हो, 17 ग्रुप में भी रख सकते हो, प्रेजेंट टाइम की अगर जैसे हम बात करें, तो वही सेम चीज आप देखोगे ना कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, वो पहले भी अनसर्टन थी, और वो अभी भी अगर आप देखो तो अभी भी वो अनसर्टन है। ठीक है? अभी भी यहाँ पे एकदम सही पोजीशन वो आप बोलते हो यहाँ पे नहीं है हाइड्रोजन की। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे अनसर्टन है, यही चीज आपको यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रखी है। फिर दूसरा आपका आ जाता है कि आइसोटोप्स, क्योंकि उस टाइम पे हमें यहाँ पे नोन नहीं थे, मेंडलीव को नोन नहीं थे, तो उनके लिए एक सेपरेट पोजीशन उन्होंने नहीं छोड़ी थी। तो ये एक इनका दूसरा ड्रॉबैक था। ठीक है? आपका आइसोटोप से रिलेटेड वो आप यहाँ पे देख लेना, ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक था आपका यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, उनकी उसकी पोजीशन यहाँ पे अनसर्टेन है। ठीक, क्योंकि आपका यहाँ पे वो हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो आपके एल्कली मेटल्स है, ठीक है? उनके जैसे भी आपका यहाँ पे जो आपके हेलोजेंस के साथ वो रिएक्ट कर पाते हैं, वैसे भी कर सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है? तो 2 चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे पता चल गई। तीसरा आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे जैसे अभी देखा ऊपर, कि कुछ-कुछ जगहों पे जो आपका एटॉमिक वेट है, जिसका ज़्यादा है,
उसको पहले रखा गया है कहीं-कहीं पे और कहीं पे नहीं रखा गया है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है, जो उन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको एटॉमिक मास में आपको एलिमेंट्स अरेंज करते हुए नज़र आएँगे इस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? तो ये इनका तीसरा ड्रॉबैक आप बोल सकते हो कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया इन्होंने, जो इनका एक फंडामेंटल यूनिट थी कि एटॉमिक मास की वजह से आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में। तो ये आपका यहाँ पे तीसरी चीज़ है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये आपकी है तीसरी चीज़, ठीक? तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर फोर्थ आप देखोगे यहाँ पे कि एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड वाली जो आपकी सीरीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, लेंथेनाइड्स और आपका यहाँ पे एक्टिनाइड्स, ठीक है? इनके लिए आपकी स्पेशल जो आप बोल सकते हो या फिर बोल लो आप सेपरेट पोज़ीशन या फिर आप बोल लो यहाँ पे कोई जगह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिली थी। तो ये भी पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो। बाकी आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है? सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे देखने को मिलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसको बनाया था यहाँ पे मोसले ने। ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा यहाँ पे हेनरी मोसले, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे बनाया था और इन्होंने जो फंडामेंटल यूनिट ली थी, वो इन्होंने ली थी यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट टाइम का जो आपका पीरियोडिक टेबल है, वो आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। क्योंकि प्रेजेंट टाइम के पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी आपके डिस्कवरीज हुई हैं, आपकी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, वो सब की सब आपकी एटॉमिक मास से ही रिलेटेड रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपका यूनिक आप उसको बोल सकते हो, ठीक है? फिर जैसे हमने ऊपर वाले में आपका पीरियोडिक क्लॉक पढ़ा था, वहाँ पे आपको बोला गया था कि एटॉमिक नंबर से नहीं होता, एटॉमिक मास से होता है। तो बस एटॉमिक मास की जगह इन्होंने एटॉमिक नंबर पुट कर दिया, तो आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया, ठीक है? तो ये लॉ आप यहाँ पे याद रख सकते हो, बाकी आपको यहाँ पे इजीली पता ही चल जाएगा, ठीक है? फिर हम आगे चल लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि आपका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है? एटॉमिक नंबर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आइसोटोप्स वाले हमने डिस्कस किया था। एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे आप यहाँ पे फॉर्मूले बनाते हो, तो हमने वहाँ पे भी देखा था चीज़ों को, ठीक है? जैसे अब यहाँ पे छोटा-सा बता दे रहा हूँ। एक्स आपका होता है जैसे आपका एलिमेंट की कोई भी एलिमेंट आप ले लो, ठीक है? Na आपका सोडियम है, क्लोरीन के लिए Cl लिख दो। तो वो आपका एटॉमिक सिंबल जो आप यहाँ पे लिखते हो उस एलिमेंट का, ठीक है? वो आपका है यहाँ पे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। फिर ऊपर आपका होता है ए से हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे अपना मास नंबर, ठीक है? ये आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे मास नंबर। और नीचे वाले को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, जो आपका होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक? तो ये आपको बोला जा रहा है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है ना, वो बेसिकली आपको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है? उस पर्टिकुलर एटम के। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर एटम में, ठीक? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे आपके पिछले टर्म्स में हो रहा था कि वो लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख रहे थे, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया है, ठीक है? तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई आपके प्रेजेंट टाइम के पीरियोडिक टेबल की, ठीक? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दे रखा है, इसको आप ज़रूर गो थ्रू कर लेना। बस आपको एक छोटा-सा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ये आपको जो ज़िगज़ैग लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, जब आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे रोटेट करके देख लेना ज़रूर। पर यहाँ पे जैसे आपको मेंशन भी वैसे तो कर रखा है इन्होंने, मेटलॉइड्स वगैरह आपको करके मेंशन कर रखा है। हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ा था कि मेटल, नॉन मेटल के आपके बीच के जो आपकी प्रॉपर्टीज़ रहती है जिन चीज़ों की, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि 6 आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है? आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर टेलरियम और आपका पोनियम, ठीक है? तो आपके यहाँ पे ये 6 आप बोल सकते हो यहाँ पे 6 बोल रहा हूँ, आपके 7 जो हैं, ठीक है? ये आपके यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो आपके मेटलॉइड्स रहते हैं। तो ओवरऑल आपके यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ज़िगज़ैग लाइन आपको जैसे दिख रही होगी ये बनाते हैं। उसके उधर आपके नॉन मेटल है, लेफ्ट साइड वाले आपके यहाँ पे मेटल्स हैं। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको प्लीज़ यहाँ पे गो थ्रू कर लेना। बाकी आप देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपको ना नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, तो ये आपके बेसिकली सब पीरियड्स है जो आपके ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से। वहीं पे ग्रुप्स अगर आप देखोगे तो आपकी एक कॉलम है, तो इसमें आपका 1 से लेके आपका 18 तक चलता है, ठीक है? 18 तक। तो ये पॉइंट आपके लिए चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको ओवरऑल जो आपको ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, वो आपको 18 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियोडिक टेबल में। और जो नंबर ऑफ आपको जो आपको रोज़ देखने को मिलती है या फिर आप बोलो पीरियड्स देखने को मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे 7 देखने को मिलते हैं। तो नंबर ऑफ पीरियड्स तो अभी भी आपका सेम ही है मेंडलीव के जितना ही, पर आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है? तो ये पॉइंट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और नीचे वाली आपको यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है यहाँ पे लेक्टिनॉइड और आपके एक्टिनाइड्स, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रख लेना है कि लेंथेनाइड्स और आपके यहाँ पे एक्टिनॉइड्स, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी प्लीज यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है? और ये जो आपकी कंप्लीट सीरीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इसी एक अकेले ब्रैकेट में आती है, ठीक है? ये आपके यहाँ पे लेंथेनाइड्स आएंगी और यहाँ पे इस वाले में आपकी एक्टिनाइड्स आएंगी, ठीक? तो इसी वाले पूरे ब्रैकेट में आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ये दोनों सीरीज भी, ठीक?
फिर हम आगे चल लेते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपका मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल है, वो बेसिकली आपकी 3 लिमिटेशंस जो आपकी मेंडलीव की थी, उसको यहाँ पे खत्म करता है। जैसे आपका एटॉमिक मास से रिलेटेड अब कोई चीज़ रहती नहीं है, तो आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि आपका एटॉमिक नंबर जो छोटा वाला है, वो बाद में आ रहा है बड़े वाले से। ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जो आप बोल सकते हो आइसोटोप्स वाली जो चीज़ें थी, वो भी यहाँ पे इन्होंने सही कर दी, वो भी आपको नहीं दिखेंगी और आपके जो एंटीनाइड्स और लेक्टिनाइड्स वाली चीज़ थी, वो भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत सही कर दी, ठीक है? तो ये सब आपको यहाँ पे थोड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक? फिर अगर हम इसके रिस्पेक्ट में आगे बात करें तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि आपको ज़िगज़ैग पाथ भी आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट रख सकते हो और इसको आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा आपका यहाँ पे मेटल है और कौन सा आपका नॉन मेटल है, सिर्फ और सिर्फ वो एक ज़िगज़ैग लाइन देख के भी, ठीक है? तो ये भी आपका एक एडवांटेज है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जितने भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सबका आपका सेम रहता है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो प्लीज़ इसको भी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका है, वो आपका यहाँ पे क्या रहता है, वो आपका सिमिलर रहता है, ठीक है? जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ग्रुप के जितने भी आपके एलिमेंट्स रहेंगे, उन सब एलिमेंट्स का आपका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपका सिमिलर रहेगा। अब जैसे फर्स्ट ग्रुप है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएँगे, सबका सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो दूसरा ग्रुप है, उन सबका सेम रहेगा, तीसरे ग्रुप का सेम रहेगा, पर दूसरे और तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स का अलग रहेगा, ठीक है? ऐसे याद रखना। एक ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप में सबका सेम रहेगा, ठीक है? इस तरीके से याद रखना। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अगली चीज़ पे, वो हमारा यहाँ पे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया यहाँ पे कि 18 आपके यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, 7 आपके यहाँ पे पीरियड्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि आपको नंबर ऑफ जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके सिमिलर रहते हैं। नाउ आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगर आप लेके चल रहे हो, तो उन सब एलिमेंट्स का उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। और जब आपका उन उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका मतलब है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या रहेंगे यहाँ पे सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है? तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है, यही आपको बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर जो मैंने मार्क कर रखा है इस चीज़ में, ठीक है? दूसरा पॉइंट याद रखना कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हो ना, मतलब ग्रुप्स में आप जब नीचे की तरफ जाते जाओगे, तो आपके ना नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका, क्योंकि आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपका अरेंज किया गया है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते जाओगे आपके इंक्रीज होते रहेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो नंबर ऑफ शेल्स है ना वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं, पर जो आपका आउटर मोस्ट शेल पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी भी आपके क्या रहेंगे यहाँ पे सिमिलर रहेंगे, भले आपके पिछले कितने भी आपके शेल्स रहे हों, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही शेल हैं, ठीक है? इस वाले में कंप्लीटली फ़िल्ड हो गया और इधर वाले में हम मान लेते हैं कि एल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है? जैसे आपका एग्जांपल है, आपका ये वाला बन जाएगा कार्बन का, है ना? फिर आप मान लो एक और एलिमेंट है जिसका आपका यहाँ पे के शेल भी फ़िल है और एल शेल में आप यहाँ पे 8 भर सकते हो, तो 8 यहाँ पे भी फ़िल है। फिर आपका के एल के बाद आपका आता है यहाँ पे एम और इसमें आपके हैं 14, ठीक है? मतलब आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर बन गया आपका यहाँ पे 14, ठीक है? तो अब आपका यहाँ पे एक कार्बन वाले ही ग्रुप में रहेगा। क्यों रहेगा कार्बन वाले ग्रुप में? क्योंकि इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 4 है और इस वाले के भी 4 है, ठीक है? तो कार्बन के भी 4 है और 14 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके भी आपके यहाँ पे क्या है 4 है। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रही होगी कि नंबर ऑफ शेल्स आपका इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे कार्बन वाले में सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स आपके सिर्फ और सिर्फ 2 थे, पर यहाँ पे आते-आते आपके 3 हो गए। पर उससे एज़ सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके कॉन्फ़िगरेशन में, है ना? मतलब अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, कॉन्फ़िगरेशन में हम बोलेंगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ शेल्स आपके जैसे-जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे, वो आपके इंक्रीज़ होते जाएँगे। पर आपका जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबका आपका सिमिलर रहेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे इन दोनों चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, इनको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? फिर हम आगे चल लेते हैं, तो आगे देखो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यू विल फाइंड दैट दीज़ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है, अभी हम ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख रहे थे कि ग्रुप में आप जाओगे, तो नंबर ऑफ शेल्स आपका टॉप से बॉटम आपका इंक्रीज़ होता है और उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सिमिलर रहते हैं ग्रुप्स में। पर पीरियड्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीरियड्स में आपका जैसे आप इस डायरेक्शन में जब आप जाओगे ना पीरियड्स में, तो आपके ग्रुप्स कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। तो हर एक ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। तो जैसे-जैसे आप यहाँ पे चेंज करते जाओगे ग्रुप, तो वैसे-वैसे आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है?
इसका मतलब आपको यहाँ पे सिमिलर वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। यही सेम चीज़ आपको बस बताई गई है। बस पीरियड्स में क्या यहाँ पे आ जाता है कि नंबर ऑफ जो शेल्स है, वो आपका सिमिलर हो जाता है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका कोई एलिमेंट्स है जो आपके थर्ड पीरियड में यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है? थर्ड पीरियड में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उनके पास ना सेम नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे। ठीक है? तो ये बस आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भले अलग हो, बट नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, जैसे आपका यहाँ पे हम जैसे शेल्स मतलब क्या होता है, के एल एम एन हम यहाँ पे बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर मान लो आपका यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका यहाँ पे पीरियड है, उस पे जो भी आपके शेल्स आ रहे हैं ना, वो आपके हर एक एलिमेंट जो भी आपका उस पीरियड में लोकेटेड है, उन सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे, या तो दो तीन, जैसे भी आपको यहाँ पे जो भी पीरियड के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, सेम नंबर ऑफ शेल्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि आपका यहाँ पे पीरियड में एक-एक करके आप आगे जाओगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी आपका यहाँ पे एक-एक करके बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर भी एक-एक करके आपका यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका वैलेंसी जो है वो आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है? पर नंबर ऑफ शेल्स आपके सिमिलर रहेंगे पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे। तो ये आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ज़रूर आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। ठीक, अभी देखो वही सेम चीज बार बार अलग अलग तरीके से बस यहाँ पे डिफाइन करी जा रही है कि अगर आपका एक पीरियड है, जैसे हमने लिया थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उस सब में अब यहाँ पे पीरियड जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये क्या होती है, आपकी रो होती है। तो उस रो में जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सब के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो वही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? यही आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पे कि हर एक पीरियड का बेसिकली आपका अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग आपका अलग इलेक्ट्रॉनिक शेल्स रहते हैं, ठीक है? हर एक के आपके अलग-अलग रहेंगे, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक? फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, वो उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ठीक है? k आपका पहला होता है, तो k की जगह आपको 1 डालना होता है, तो 2 1 यहाँ पे इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे k में आप मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट 2 आपका इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हो। उसके बाद आपका k के बाद आपका l आता है, l आपका होता है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है? मतलब आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो l वाले शेल में। इसी तरीके से आपका एम एन, इस तरीके से आप जाते जाओगे, तो आपका यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो आपको यहाँ पे जैसे दे भी रखा है 8 18 18 32, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलती है। बस आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल जो भी आपका रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है? ये एक अलग से आपको बस पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि वैलेंसी आपको उसी के रिस्पेक्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे ट्रेंड्स की हम बात करते हैं, तो देखो वैलेंसी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी आपका आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपकी वैलेंसी होती है। और हर कोई आपका ऑक्टेट को अचीव करना चाहता है। ऑक्टेट मतलब होता है कि लास्ट वाले जो शेल है, उसमें क्योंकि 8 ही एलिमेंट भर सकते हैं, तो 8 को हम बेसिकली यहाँ पे ऑक्टेट करके बुलाते हैं। तो वो आपका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वो आपका 8 एलिमेंट से फिल हो जाए, ये हमने पिछले भी आपके क्लासेस में कर रखा है, तो प्लीज़ वहाँ पे उनको भी ज़रूर देख लेना, वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका पिछले वाले चैप्टर से था। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस तरीके से रिएक्ट वगैरह होता है। तो वो हमने यहाँ पे पिछले में इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बना के भी हमने यहाँ पे सब किया था, ठीक है? तो ये आपका होता है यहाँ पे वैलेंसी, कि आपका आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फिर एक आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज की। अब देखो एटॉमिक साइज की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे-जैसे आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? एटॉमिक साइज मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो एटॉमिक रेडियस की हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपको यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है? रेडियस ऑफ एन एटम आपको दे रखा है, तो आप रेडियस के टर्म्स में भी इसको यहाँ पे याद रख लेना। अब यहाँ पे आपको ये एक स्टैटिक बेस्ड फैक्ट दे रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एक बार कि आपका हाइड्रोजन एटम का कितना आपका एटॉमिक साइज या फिर बोलो एटॉमिक रेडियस होता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है? तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, वो बेसिकली आपको बस एनसीईआरटी से पूछा है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा था इन सब आपके एलिमेंट से, जो आपको मैं शुरू में वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि आपके एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जहाँ पे आपको 4 एलिमेंट दे दिए थे, फिर आपको बोला था अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ आपका एटॉमिक आपका नंबर, ठीक है? एटॉमिक रेडियस। तो ये आपको जो एटॉमिक रेडियस वाला उधर आपको क्वेश्चन पूछा था, वो आपको बेसिकली यहाँ पे जितने भी मेंशन्ड आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, इनके ऊपर ही पूछा था। इनके अलावा कोई अलग से पूछ के आपको नहीं बताना था। बस ये जो आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे सी का आपका 77 होता है, लिथियम का 152 है, नाइट्रोजन का 74, ऑक्सीजन का 66, बेरिलियम का 111 है, फिर बोरॉन का 88। तो यही बस इन्हीं का यहाँ पे यूज़ किया था उन्होंने, ठीक है? मतलब इन्हीं को ही यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस में दे रखा था। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको ये बाहर से क्वेश्चन आया था। ये बेसिकली आपको एक्टिविटी से ही बस क्वेश्चन पूछा था,
और क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एटॉमिक रेडियस यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही था वो, ठीक है। और यही सेम तरीके का आपको यहाँ पे एक और एक्टिविटी में नीचे दे रखे हैं यहाँ पे और 5 एलिमेंट्स, तो इनको भी आप जरूर देख लेना। इनका भी यहाँ पे आपसे वापस से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका सीडीएस 1 2024 में आपका क्वेश्चन आया था इन वाले एलिमेंट से, ठीक है। इधर वाले में से आपके 4-5 एलिमेंट लेके आपको क्वेश्चन पूछा था। फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि एटॉमिक रेडियस की अगर हम जब बात करते हैं, तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो आपका डिक्रीज करता है। जब भी आप ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट से राइट जाएंगे मतलब हम रो में मूव कर रहे हैं, मतलब पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो पीरियड्स में जब भी हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। वहीं पे जब हम यहाँ पे टॉप से डाउन जाएंगे ना, अपने यहाँ पे जो देखोगे आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो बेसिकली आपका यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स जैसे बढ़ेंगे तो जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उससे जो न्यूक्लियस का सेंटर है वो आपकी दूरी बढ़ जाती है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। और हमने अभी ऊपर ही देखा था कि जब हम टॉप से डाउन जाते हैं तो आपका नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपका एटॉमिक रेडियस का बढ़ने का, जब भी हम ग्रुप में टॉप से डाउन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम ऊपर बात करें यहाँ पे पीरियोडिक में लेफ्ट से राइट जाने की, तो क्योंकि आपका ना वहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सिमिलर है, वहाँ पे आपकी वैलेंसी चेंज हो रही है पर नंबर ऑफ शेल्स आपके सिमिलर है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे जो ये एटॉमिक रेडियस है ये आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका बढ़ता जा रहा है पर नंबर ऑफ शेल्स आपका अभी भी सिमिलर है उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर चार्ज उसके थ्रू यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो आपको दे भी रखा है कि आपका ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन वगैरह को क्लोज आने के लिए। और यही सेम चीज आपको देखने को मिलती है, जो आपका रदरफोर्ड मॉडल था ना वो भी आपका यही चीज बताता था। इसलिए वो यहाँ पे इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पे जो आपका बोर्स पॉस्टुलेट है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं कि आपका ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिवॉल्व करते हैं और वो एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में करते हैं, तो एक दूसरे को शेल जो आपके होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो ये सब आपका बोर्स पॉस्टुलेट ने यहाँ पे मान के किया, ठीक है। बोर्स ने ये मान के किया है। अब ऐसा होता है ये अलग चीज है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि आपका जब भी आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो आपके सिमिलर है, वैलेंसीज आपकी इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, मतलब चेंज होती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका ऐड ऑन होता जा रहा है, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज होता जा रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज के जैसे इंक्रीज होने की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके क्लोज होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से। तो यही पॉइंट आपको बस यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख लिया। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अब देखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज से जानने से पहले सबसे पहले जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि लेफ्ट साइड में आपके सारे मेटल्स आते हैं, राइट साइड में आपके सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स आते हैं। इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, एक जिगजैग लाइन आपकी जा रही होती है जिसको वो बेसिकली आपके मेटेलॉइड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो वो सब आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपको दे रखे हैं साथ के साथ एलिमेंट्स दे रखे हैं और जिगजैग लाइन भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे आपको ये भी बता रखा है कि आपके लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स होते हैं और आपके राइट साइड में यहाँ पे आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे सिलिकॉन, आपका यहाँ पे सिलिकॉन तो आपका अलग हो गया, सिलिकॉन आपका मेटलॉइड्स में आ जाएगा। जो आपका क्लोरीन सल्फर ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं, वहीं पे आपका सोडियम मैग्नीशियम वगैरह आपके एल्यूमिनियम वगैरह ये सब आपके मेटल्स हैं, ठीक। तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इनको आप जरूर यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब अगर आप देखोगे आपको जैसे पता होगा कि कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट शेल में ना एक दो ऐसे एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट है, तो उनको लूज करना उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ऑक्टेट बनाने के लिए 7-8 एलिमेंट को गेन करना, है ना, 7-8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो ये चीज आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बताई थी कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस साइन लगता है, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके से नेचर में। वहीं पे जब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पे गेन कर रहा है, ठीक है, मतलब आपके उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज लग जाएगा क्योंकि वो आपका यहाँ पे गेन कर रहा है। तो ये पॉइंट सब आपको यहाँ पे याद रख लेना, इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक आपको जैसे दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स है तो आपका मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक पीरियड्स में जाते हैं आप देखोगे कि आपका लेफ्ट से राइट जाने में आपका डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपके राइट लेफ्ट साइड में आपके सारे मेटल्स हैं और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाओगे मतलब नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हो तो आपका वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इसको आप जरूर आप यहाँ पे मेंशन यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे मार्क कर रखा है इसको आप जरूर यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, ये सब आपका यहाँ पे ठीक है मार्क कर रखा है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सब आपको पता होगा। और बाकी आपको जैसे मैंने पहले बता रखा है कि आपका जो मेटल्स होते हैं वो आपकी बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल्स आपकी एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ऑक्साइड्स के टर्म्स में अगर हम बात करें
तो आपके यहाँ पे एसिडिक नेचर आपका क्या रहेगा अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स आते हैं, राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स आते हैं। नॉन मेटल्स आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो ऑब्वियसली आते हैं जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, तो आपका एसिडिक नेचर जो है वो आपका इंक्रीज़ करेगा क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में जो आपके नॉन मेटल्स है वो सब आपकी बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो बेसिक से आप बेसिकली एक तरीके से एसिड की तरफ जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपका नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं और मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये जितने भी हमने पिछली चीज़ें पढ़ रखी है ना, उनसे रिस्पेक्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? तो इसके साथ हमने यहाँ पे जो आपको जितनी भी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर में दे रखी हैं, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट होता है, तो मेंशन कर देना आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। वरना आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपना डाउट पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जॉइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी एकदम सही, ठीक है, मार्क करी हुई। एकदम फ्री आपकी पीडीएफ है, तो वो भी आप यहाँ पे लास्ट रिवीजन के तौर पे आप यहाँ पे इसको यूज़ भी कर सकते हो या फिर पहली बार पढ़ रहे हो, तो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी भी आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम आपका आप यहाँ पे बचा हुआ है, एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है? तो आप इसको यहाँ पे ज़रूर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो कोई भी डाउट होता है ज़रूर मेंशन कर देना। पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।